हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों। आप देख रहे हो आपका हमारा यूट्यूब चैनल अक्षय दृष्टि एजुकेशन। और आज हम बात करेंगे जो हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल के जो चैप्टर चल रहे हैं, जो टॉपिक चल रहे हैं, उनमें ये जो छठे नंबर का जो टॉपिक है इसके संबंध में बात करेंगे। और इसका नाम है ज्वालामुखी। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वोल्केनो। अब सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ज्वालामुखी है क्या। तो ज्वालामुखी एक तरह से जो भूगर्भ में जो आंतरिक बल होते हैं उनके द्वारा या उनसे जनित एक आकस्मिक क्रिया है, जिसके अंदर क्या होता है कि ये अंतर्जात बल है। इनके कारण धरातल पर या किसी छिद्र के द्वारा, धरातल पर जो कोई छेद होता है, ये देखो यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है कि पृथ्वी पे या धरातल पर एक छिद्र या दरार के द्वारा जो भूगर्भ में मैग्मा होता है सेल खंडों के रूप में, तो वो राख, धुआं, गैस और वाष्प, आग और धुआं आदि पदार्थ जो बाहर निकलते हैं, ये धूल है, गैस, धुआं और वाष्प, आग आदि बाहर निकलते हैं। तो ये क्या होती है, एक ज्वालामुखी क्रिया होती है या ज्वालामुखी इसको कहते हैं। अगर इसकी जो फैक्ट परिभाषा के रूप में अगर हम बात करें तो उसका नाम है मैक हाउस। भूवैज्ञानिक है। वो कहते हैं कि ज्वालामुखी धरातल पर स्थित वे छिद्र या दरार हैं जिनमें से भूगर्भ का मैग्मा या इत्यादि पदार्थ, यानी कि मैग्मा के अलावा जो धूल है, गैस है, वाष्प है, आग है, धुआं है, ये आदि पदार्थ उद्गार के रूप में धरातल पर प्रकट होते हैं। उसी को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी की जो क्रिया होती है, उस ज्वालामुखी की जो क्रिया होती है ये किस कारण से होती है, तो यहाँ मैंने कारण मेंशन कर रखा है। एक तो होता है मैग्मा की उत्पत्ति, यानी कि भूगर्भ में अत्यधिक तापमान हो जाता है ना, तो उससे क्या बनता है, मैग्मा बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो दबाव कम होना या भूपटल कमज़ोर होना, यानी कि जब दबाव कम हो जाता है अंदर से या भूपटल कमज़ोर हो जाता है तो फिर अंदर से दबाव लगता है। और प्लेट विवर्तनिकी या पटल विरूपण। अब प्लेट विवर्तनिकी का जो लेसन था या टॉपिक था यह इससे पहले का था इससे पहले मैंने करवा दिया। वो चौथे नंबर का या पाँचवें नंबर का टॉपिक है, वो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा पूरा, कि प्लेट विवर्तनिकी है क्या, किसने से सिद्धांत दिया और इसके बारे में है क्या। तो उसको आप इसमें देख लेना तो वो समझ में आ जाएगा। एक है मेटल ब्लूम या हॉट स्पॉट, ये एक थ्योरी है। तो मेंटल ब्लूम की थ्योरी है और उसके द्वारा हॉट स्पॉट को समझाया गया है। और भूपटल में जो संकोचन होता है उसके कारण भी ये ज्वालामुखी उत्पन्न होती है। आगे हम बात करें तो इसके रूप में जो प्रमुख शब्दावलियां हैं वो कौन कौन सी शब्दावलियां हैं और वो कहते कैसे हैं। इससे पहले हम एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं कि जो ज्वालामुखी क्रिया होती है इससे कौन कौन से जो पदार्थ हैं वो क्रियाशील होते हैं। तो सबसे पहले आप तो इतना ही ध्यान रखना कि ज्वालामुखी जो क्रिया है उससे निस्तृत गैसीय पदार्थों में अगर हम बात करें तो गैसीय पदार्थों में हम बात करें तो 80% से लेकर के और 90% तक की मात्रा में केवल जलवाष्प होता है, यानी कि इस क्रिया के अंदर। और ये जलवाष्प जब वायुमंडल में संपर्क में आता है तब मूसलाधार बारिश होती है। मूसलाधार बारिश होती है। किससे होती है, जब ज्वालामुखी क्रिया होती है। ज्वालामुखी क्रिया से सबसे ज़्यादा गैसीय पदार्थ निकलता है, वो निकलता है जलवाष्प, और 80 से 90% निकलता है। और ये वायुमंडल में जब संपर्क में आता है ये जलवाष्प, तब जाकर के मूसलाधार बारिश होती है। आगे इस श्रृंखला में हम बात करेंगे कि ये जो कौन कौन से शब्द। एक तो है लेपेली, यानी कि लेपेली किसे कहते हैं। तो लेपेली का मतलब है कि जो ज्वालामुखी होती है उस ज्वालामुखी उद्गार से निष्कासित छोटे छोटे जो पिंड होते हैं वो निकलते हैं, छोटे छोटे पिंड निकलते हैं। तो
ये पिंड निकलते हैं तो ये इनकी जो मोटाई होती है वो 4 मिलीमीटर से लेकर के और 32 mm के आकार की ये पिंड होते हैं, जिनको हम लेपिली बोलते हैं। और ये जो अगर अंदाज़ा लगाएं हम पर कितने मोटे होते हैं, तो ऐसे मान के चलो कि आप मटर के दाने से लेकर के और कांच की गोली के आकार के होते हैं, उन्हें तो बोलते हैं हम लेपिली। और यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है मटर के दाने के समान पिंडों का निकलना, यानी कि ज्वालामुखी के साथ निकलना, इनको बोलते हैं लेपिली। और टफ का सीधा सा अर्थ है कि ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो राख या धूलि से बनी हुई जो ठोस सेल होती है उनको बोलते हैं टफ। यानी कि इनकी उत्पत्ति का आधार केवल और केवल क्या है, आग्नेय सेल है, यानी कि आग्नेय चट्टानें हैं। और आग्नेय चट्टान जब निर्मित होती हैं तो इनकी प्रक्रिया के तहत अवसादी सेलों का भी निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करें अवस्कर या स्कोरिया, तो ये भी लेपिली की तरह होते हैं, लेकिन इनका आकार होता है चने की आकृति के समान होते हैं। और ये तिकोने आकार के होते हैं, यानी कि चने की आकृति तो होती है लेकिन ये 3 कोने के होते हैं। और छिद्र में लावा पिंडों को ही, यानी कि इनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक छिद्र, तो इन्हीं को हम, यानी कि छिद्र युक्त जो लावा के जो पिंड होते हैं उन्हीं को स्कोरिया कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें प्यूमिस, तो प्यूमिस किसे कहते हैं, ज्वालामुखी जो झाग होता है उससे निर्मित हल्के और छिद्र में जो सेलखंड होते हैं उनको प्यूमिस या फिर इनको झामक भी बोलते हैं। यानी कि इनको अगर हम बात करें तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, झामक, इनको झामक भी कहते हैं। और या फिर झावा कहा जाता है। तो ये अत्यंत हल्के होने के कारण ये क्या करते हैं, ये जो प्यूमिस से होते हैं ये कई बार पानी पर भी तैरने लगते हैं। अब नेक्स्ट इसके अलावा हम बात करें तो संकोणास में या ब्रेसिया। अभी ब्रेसिया क्या है, तो ये जो स्कोरिया होता है इससे पहले हमने पढ़ा कि तिकोने टुकड़े होते हैं, ये क्या करते हैं, ये लावा से चिपक जाते हैं। और ये लावा से चिपके हुए जो स्कोरिया के टुकड़े होते हैं उन्हीं को बोलते हैं समकोणास से या ब्रेसिया। अब आगे हम बात करते हैं कि ज्वालामुखी की जो प्रकार है वो कितने प्रकार हैं। तो ज्वालामुखी को मुख्यतः हम 2 भागों में बांट सकते हैं, और 2 भाग इस प्रकार से हैं कि एक तो होती है सक्रिय ज्वालामुखी और एक होती है उद्गार या विस्फोट के आधार पर ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी में भी 3 प्रकार होते हैं, जैसे मृत या डेड ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी। अब सबसे पहले तो हम मृत ज्वालामुखी कौन कौन सी हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे मृत ज्वालामुखी। तो मृत ज्वालामुखी कौन कौन सी हैं, तो मृत ज्वालामुखी में आ जाएगी, एक तो नाम है पोपा, तो ये है म्यांमार में, एक है देवबंद और कोह सुल्तान, यह है ईरान की, एक है किलिमंजारो, ये अफ्रीका में है। वैसे किलिमंजारो अफ्रीका जो महाद्वीप है इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है, कौन सी, किलिमंजारो। और ये मृत ज्वालामुखी है, यानी कभी भी इसमें विस्फोट नहीं होता है। एक है नारकोटम, तो ये हमारे भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है नारकोटम, ये भी मृत ज्वालामुखी है। यानी कि एकमात्र अगर मृत ज्वालामुखी की बात करें अंडमान निकोबार में, यानी कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो वो है नारकोटम। एक है चिम्ब्रेंजो, और चिम्ब्रेंजो है इक्वेडोर यानी कि दक्षिणी अमेरिका में है। और एक है एकांगुआ, यह है एंडीज पर्वत श्रेणी में। तो ये तो हैं मृत ज्वालामुखी। और इनके अलावा अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर, तो वो करते हैं कि सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी की। तो इनमें है क्रोकाटोआ, यह है सुंडा स्ट्रेट यानी कि इंडोनेशिया में। एक है फ्यूजियामा, यह है जापान की। अगर जापान में बात करें हम, तो यह एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी है जापान की, यानी कि जापान का सबसे ऊंचा पर्वत अगर हम बात करें तो उसका नाम भी फ्यूजियामा है, यानी कि यही सबसे ऊंचा पर्वत है और यही जापान की प्रसुप्त ज्वालामुखी है। नेक्स्ट हम बात करें तो विसुविस ज्वालामुखी है, वो है इटली देश में। आगे हम बात करते हैं, यहाँ नोट करके मैंने मेंशन कर रखा है, तो फैक्ट के रूप में है ये कि जो एक कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र है और ये है अलास्का में, यानी कि
अमेरिका के अंदर ये है कटमई क्षेत्र। तो इस समूह में यानी जो कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र है अलास्का के समूह में, तो समूह के रूप में धुआंरे पाए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे धुआंरे पाए जाते हैं। और ये बहुत सारे धुआंरे हैं, इनको 10,000 धुआंरों की घाटी कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 10,000 धुआंरों की घाटी कहाँ पर है, तो वो अलास्का में है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कई बार हो सकता है कि गहराई से अगर पूछ ले तो ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि अलास्का ना आकर के और कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र भी आ सकता है। तो मैंने दोनों चीज़ों को मेंशन कर दिया। अब तक तो केवल यही पूछा हुआ है कि 10,000 धुआंरों की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो अलास्का में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक तो मृत ज्वालामुखी की बात कर लिया, प्रसुप्त ज्वालामुखी की बात कर लिया। अब यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी की हम बात कर रहे हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन सी हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी की हम बात करें तो सक्रिय ज्वालामुखी में है माउंट एटना, तो ये तो है इटली में। मोना लोआ है हवाई द्वीप में यानी कि अमेरिका में। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि ये मोस्ट लगा रखा है मैंने, येलो कलर भी कर रखा है, ये दोनों मोस्ट है। तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है वो इटली में है और इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी आती है वो अपने यानी कि ये जो ज्वालामुखी है वो भूमध्य सागर के आसपास आती है और भूमध्य सागर को घेरते हुए यानी कि भूमध्य सागर के किनारों पर आती है, इसलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। यानी कि ये हमेशा आती रहती है, सक्रिय रहती है हमेशा। तो ये इससे क्या होता है, रात में भी उजाला रहता है, प्रकाश रहता है, तो इसलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा गया है। कोटोपैक्सी है, ये इक्वेडोर में है और इसको बोलते हैं विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। तो ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत बार पूछे हुए हैं। एक है बैरन ज्वालामुखी, यह है अपने अंडमान निकोबार में, यानी कि भारतीय जो प्रायद्वीप है इसमें एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो वह है बैरन ज्वालामुखी, जो बैरन द्वीप पर है। यानी कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें भी एक द्वीप का नाम है बैरन द्वीप और उस बैरन द्वीप में ही ये सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। आगे बात करें ताल, मेयान और पिनाटुबो, ये फिलीपाइन में स्थित है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेरिकुटिन ये मैक्सिको में है, माउंट इरेबस ये अंटार्कटिका महाद्वीप में है और ओजस डेल सलाडो है ये अर्जेंटीना में है और अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अब इससे विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं। विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ ज्वालामुखी से बनती हैं। इनमें सबसे पहली जो आकृति है वह है बैथोलिथ। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, यानी कि फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड हो और इन जो कॉलेज लेक्चर की एग्ज़ाम है उनमें अधिकतर ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है इनमें से कि इससे निर्मित आकृतियाँ हैं वो कैसी हैं। तो हम बैथोलिथ की बात करें तो इसको सबसे पहले तो मैं समझाता हूँ कि धरातल से अत्यधिक गहराई में, अब अत्यधिक गहराई कौन सी है, यानी कि यहाँ मैंने 100 किलोमीटर कर रखा है, यानी कि 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती है। यानी कि धरातल में 100 किलोमीटर से ज़्यादा गहराई में, यानी कि अत्यधिक गहराई पर अगर गुंबद के आकार में मैग्मा का अगर जमाव होता है, यहाँ मैग्मा का जमाव मैंने लिख रखा है और वो किस आकार में, गुंबदा आकार में। यानी कि ऐसे गुंबद का जो आकार होता है ना, ऐसे करके ये गुंबद का आकार हो गया ऐसे, यानी कि गुंबद बनता है वो गुंबद इस प्रकार का बनता है। तो ये गुंबदनुमा आकृति हो गई इसकी। तो गुंबद के आकार में जब मैग्मा धरातल की अत्यधिक गहराई में, अत्यधिक गहराई का मतलब है 100 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा गहराई में, तो इसको हम बोलते हैं बैथोलिथ या अधेशेल महास्कंध, यानी कि अधेशेल कह दो या महास्कंध कह दो या बैथोलिथ कह दो। नेक्स्ट बात करते हैं लेकोलिथ की। तो लेकोलिथ किसे कहते हैं, तो लेकोलिथ में आप इतना ही ध्यान रखना कि लेकोलिथ एक सीट के रूप में होती है जो अंतर्वेदी स्थला करती है, यानी कि जब मैग्मा का जमाव छिछली द्रोणी में अवसादी सेलों की परतों के बीच में होता है तो इसी को लेकोलिथ बोलते हैं। यानी कि इसका आकार भी गुंबदा आकार होता है, यानी कि इस गुंबदा आकार के अलावा, यानी कि इसमें मैं कह सकता हूँ कि छिछली है, गुंबदा आकार है और गुंबदा आकार के अलावा यहाँ दे रखा है, ये आप देख सकते हैं
गुंबदा आकार के अलावा यहाँ मशरूम दे रखा है, तो मशरूम की आकृति, तो मशरूम का इस प्रकार का पौधा होता है, इस प्रकार की छतरी मशरूम की होती है। तो मशरूम की आकृति या गुंबदाकार आकृति, लेकिन अवसादी सेलों की परतों के बीच में जमता है, यानी कि समतल या क्षैतिज आकार में या वृत्ताकार आकार में मैग्मा का जमाव होता है, इसको लेकोलिथ कहते हैं। आगे बोलते हैं लोपोलिथ। तो लोपोलिथ क्या होता है? लोपोलिथ में होता है जब मैग्मा का जमाव तस्त्रीनुमा आकृति में जब होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लेपोलिथ बोलते हैं। अब तस्त्रीनुमा आकृति न करके आपसे अवतल आकृति भी पूछा जा सकता है, तो उसमें आपको यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट बात करें तो फेकोलिथ, यानी कि लेंस की आकृति, यहाँ दे रखा है कि लेंस की आकृति का प्लूटोन यानी कि पातालीय जब मैग्मा का जमाव वलित सेल सम स्तरों की परतों में लहरदार रूप में, या लहरदार, ध्यान रखना, लहरदार रूप में होता है, तो उसी को बोलते हैं फेकोलिथ। आगे बात करते हैं सील किसे कहते हैं? तो सील कहते हैं कि जब मैग्मा का जमाव सेल स्कंदरों के मध्य समांतर रूप से होता है, तो उसी को बोलते हैं क्या? सील बोलते हैं। और यहाँ सीट का ध्यान रखना कि जब यह सील कम मोटाई की मतलब सील होती है, या कम मोटाई में जो जमाव होता है मैग्मा का, तो उसी को बोलते हैं सील की स्थान पर सीट कहते हैं। यानी कि अगर ये मैग्मा का जमाव अगर ज़्यादातर है तो उसको बोलेंगे सील, और उससे कम मोटाई में है तो उसको बोलेंगे सीट बोलेंगे। यहाँ सीट लिख रखा है। एक है स्टोक या स्कंध। तो बैथोलिथ का जो छोटा रूप होता है ना, बैथोलिथ को हम पढ़ चुके हैं, तो बैथोलिथ का छोटा रूप होता है, उसी को हम बोलते हैं स्टोक या स्कंद बोलते हैं। दूसरा है 7वें नंबर का कि बोस किसे कहते हैं? तो स्टोक का छोटा रूप जो होता है, यानी कि वृत्ताकार में होता है, उसी को बोलते हैं बोस। एक है डाइक, यानी कि मैग्मा का जमाव सेल सम स्तरों को तोड़ते हुए, यानी कि उनके लगभग यानी कि लंबवत या ऊर्ध्वाधर रूप में होता है, तो उसको बोलते हैं डाइक। यहाँ मैंने नोट करके मेंशन कर रखा है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसमें एक पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क, और इसमें स्थित एक ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर बना हुआ है, और ये ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर है, ये प्रत्येक 65 मिनट के अंतराल पर फूटता है, यानी कि फिर दोबारा से मतलब फूटता है। तो ये यहाँ पूछा जाता है कि ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो वो यूएसए में स्थित है, येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है। तो इस प्रकार आज का ये हमारा जो चैप्टर है ये पूरा होता है। मैंने इसमें मुख्य मुख्य जो बातें हैं उनको मेंशन करने की कोशिश की है, और आगे भी इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रेस करें, और ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सके। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।